Hello everyone, how are you? You are watching me on my YouTube channel Physics at the rate रमेश ठाकुर। कैसे हैं सभी? आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। और गॉस थ्योरम में आपने देखा होगा कि गॉस थ्योरम को डील करने से पहले हम थोड़ी सी बात लाइन इंटीग्रल की करते हैं और फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके बराबर होता था, ई डॉट डी एल, इनके डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ओके। और गॉस थ्योरम में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे पोटेंशियल को हमें पोटेंशियल के वक्त में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वक्त में किसकी बात की, लाइन इंटीग्रल की। तो गॉस थ्योरम क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर होता है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या बना जी? Dot product of electric field vector area vector is called electric flux. And basically electric flux क्या चीज है? Electric flux is the number, it is the number of electric field lines है ना, electric field lines। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं किसी क्लोज सरफेस में से। क्योंकि यहाँ पे जो ये लगाया इसका मतलब कि क्लोज सरफेस है। यहाँ क्या है? क्लोज नहीं था, ओपन। जैसे हमने कर्व बताया ओपन है, और यहाँ कर लिया क्लोज सरफेस, क्लोज कर लिया तो ये क्लोज्ड है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो हम लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे थे, और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो हमें सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी पड़ेगी। क्या? जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हमने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी चार्ज की वजह से, मान लिया कोई चार्ज है, इस चार्ज की वजह से हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पासेस थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। जैसे मान लीजिए क्लोज सरफेस में इसके नॉर्मल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जैसे लाइक दैट लिख लिया मैंने। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट टेल्स अस अबाउट द number of the electric field lines they are passing through a closed surface in a direction normal to that closed surface। अगर एक closed surface है इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उनके नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। उसको निकालने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए मैंने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया जी। ऐसे एक क्लोज सरफेस ले लिया। इस क्लोज सरफेस S, इसमें मैंने कोई चार्ज यहाँ कोई चार्ज Q रख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? बिकॉज अब मैंने क्या किया, इस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्री सरफेस में डिवाइड कर दिया, छोटे मोटे। और एक क्लोज सरफेस लिया, इसका क्या ले लिया? अब मैं एक ऐसे लेता हूँ, एक इसका एक क्लोज सरफेस ले लिया, और इस क्लोज सरफेस S का मैंने एक DS ले लिया। और ds इस क्लोज सरफेस, ये ऐसे क्लोज सरफेस लिया, इस पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट्री ds लिया, और इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू मान लेते हैं r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, और जो एरिया वेक्टर है उसको मैंने लिख लिया, दैट इज इक्वल टू ds। ठीक है, लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, यहाँ दोनों एरिया को हम वेक्टर मान के चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है वो डिसाइड करेगा। तो अब मान लेते हैं इस चार्ज Q की वजह से जो यहाँ पॉइंट O पे सिचुएटेड है, इस स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस में से कितना फ्लक्स है, लेट दैट इज इक्वल टू d फाई लिख लिया मैंने। दैट इज इक्वल टू
ई डॉट डी एस के बराबर होगा। ई डॉट डी एस क्या लिया मैंने, इस एस का डी एस ले लिया, वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। अब इसको मैं नेट फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, दैट इज इसको इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट करूंगा तो डी फाई की इंटीग्रेशन फाई आ गई, और दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब ये फ्लक्स केस वन, अगर कहते हैं कि इफ आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस एंड दैट इज इक्वल्स टू ई ई डी एस कॉस ऑफ थीटा लिख लिया, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है थीटा के साथ। ओके, तो केस वन व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, केस वन जब थीटा 0 होगा तो कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू सिंपली किसके बराबर हो जाता है, ई डी एस। इसका मतलब है कि ई इज पैरेलल टू डी एस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। दिस इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज मैक्सिमम। केस टू when theta is equals to 90 degree then flux equals to 0। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ई और डी एस क्या है, पैरेलल है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और ई और डी एस जब भी आपस में क्या हो, ई और डी एस के बीच में जब भी 90 का एंगल आए तो फ्लक्स कितना होगा, 0। अब जरूरी है कि इसका किसी बॉडी में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि इस बॉडी के हर जगह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, ये फिजिबल नहीं है। दैट्स वाई देख लो कि जब 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 इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स 0 होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां नहीं होंगी। ये फ्लक्स क्या बता रहा है हमें, फ्लक्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आइदर दे आर देयर और नॉट, इफ दे आर देयर देन हाउ मेनी, कितनी है वो, उसको हम। और तीसरा आपके पास जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 आ जाए तो दैट इज अगेन इक्वल्स टू माइनस ई डी एस के बराबर होगा, दिस इज मिनिमम। तो व्हेन डज, आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब 0 होगा, वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे हमने लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए लाइन इंटीग्रल की बात की थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल की बात करनी पड़ेगी। अब ये कहता है कि ये कहता है कि जो क्लोज सरफेस होगा उसमें जो फ्लक्स होता है किस पे डिपेंड करता है, तो उसको गॉस ने एक थ्योरम दी थी, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि दैट इज electric flux through a closed surface. It tells us that electric flux through a closed surface in free space, ठीक है, free space is equal to the electric फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक, जो भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्सेस, और मेथड को तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ओवर ए क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface। तो ये कहता है कि उस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है। तो देयरफॉर मैथमेटिकली हम कहें तो फाई इज इक्वल टू, फाई किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस के, ठीक है जी, फाई ई डॉट डी एस के बराबर होता है ओवर क्लोज सरफेस, और ये किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इफ क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस।
इसकी बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, वो गॉस थ्योरम हमें बता रही है। क्या बता रही है? गॉस थ्योरम में बता रही है दैट इज इक्वल टू दिस मच, 5 ही इसके बराबर। इसका मतलब है कि 5 ही क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट के न्यूमेरिकल में इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और जो ई डॉट डी एस होगा, जब हमें ये जरूरत होगी तो ये भी किसके बराबर है? ये भी क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। दिस इज द वे। अब इसको प्रूफ करना है तो हमें कैसे करना है? स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, तो ये स्टेटमेंट थी। इसके प्रूफ की बात कर ली जाए तो उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने एक क्लोज्ड सरफेस मान लिया एस, उसमें चार्ज मैंने कहाँ रखा हुआ है? ये पॉइंट क्यू चार्ज ओ पे रखा हुआ है। क्या करेंगे? तरीका यही है कि मैंने क्या किया, इस क्लोज सरफेस एस का एक एलिमेंट्री सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया और इसके ऊपर एक पॉइंट पी ले लिया। उस पॉइंट पी का डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर होगा, सफियर के ना, सफियर हमने क्या लिया? क्लोज सरफेस लिया, ऑफ रेडियस आर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है ना, रेडियली आउटवर्ड, दिस मच। ओके। और यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जो ds होगा, बिकॉज जो एरिया वेक्टर होगा, और दोनों क्या है? ये एलिमेंट्री सरफेस था, ds ऑफ s, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट p ले लिया। और ठीक है, अब हमें क्या है? इस क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स है? d फाई। इफ d फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस के बराबर होगा, है ना? कर सकते हैं ऐसे। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल, टू फाइंड टोटल फ्लक्स क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डी फाई की इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे? ई डॉट डी एस लिख लेंगे। ओके, ओवर द क्लोज सरफेस, डी फाई यहाँ भी क्लोज सरफेस, ये आ गया आपके पास फाई, और यहाँ ई कितना होगा? इस पॉइंट पी के ऊपर, जहां पे मैंने पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो निकाल सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की निकालनी है, किसकी निकालनी है? क्यू की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किस डिस्टेंस में निकालनी है? आर स्क्वायर में, और इन द डायरेक्शन ऑफ आर। वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फॉर्म वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब दूसरे को मैं मान लेता हूँ कि जो ds है, यूनिट वेक्टर मान लेते हैं कि ds का यूनिट वेक्टर ये है, तो मैं लिखता हूँ वेक्टर इज ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ds लिख लिया। तो आई कैन राइट ds वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ds, एंड ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने दो चीजें कर ली, मैंने e को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया और ds को भी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। n इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ds, एंड r is the r unit vector is the unit vector of this, r unit vector is the unit vector of vector E, electric field, and n unit vector is the unit vector of vector D ds। तो therefore क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इसको हम लिखें तो क्या लिखा मैंने? दैट इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड इन द डायरेक्शन, एंड ds को क्या लिख लिया मैंने? अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया और साथ में लिख लिया ds, लेकिन जो r डॉट n होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। 1 होता है जी। क्या कर लिए? क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर, बाकी तो वेक्टर बाहर निकाल दिए मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लिया और ds को भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लिया। तो इस तरह से r डॉट एन की बनेगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, और यूनिटी है ना, एंड पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन यही है और इसकी डायरेक्शन में होगी। यही कह रहे हैं हम डेफिनेशन के हिसाब से। तो क्या बन गया? फाई इज इक्वल्स टू, अब ये क्लोज सरफेस है, आपने ये 1 पुट कर दिया, तो q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ds। ओके ओके, आगे चले तो क्या बन जाएगा? और फाई इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको भी कर दो, तो क्या कर रहा है? 1 बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वेरी नहीं कर रहा है और क्यू भी वेरी नहीं कर रहा है, केवल कौन वेरी कर रहा है, डीएस। और डीएस की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड डीएस किसके बराबर होगा, एस के। डीएस किसके बराबर होगा, फर्दर एस के बराबर होगा डीएस, और एस किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर की। बिकॉज इस सरफेस का, ठीक है, वो सरफेस का दैट इज इक्वल टू, तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर गायब हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। इनकी फील्ड लाइन किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज। और चार्ज कहाँ होना चाहिए, क्लोज सरफेस में, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम गॉसियन सरफेसेस की बात करते हैं। हम किसकी, गॉसियन सरफेस। दो तरह के गॉसियन सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेसेस की हम बात करते हैं। और गॉसियन सरफेसेस क्या होते हैं, ये इमेजिनरी सरफेसेस है, इमेजिनरी सरफेसेस drawn around any charge in order to use गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हम इसमें करते हैं, दो तरह के होते हैं। ये तो स्फेरिकल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्मिथ, स्फेरिकल होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं जी। सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल इसको हम इनको डॉटेड दिखाते हैं, ये सिलिंडर की फॉर्म में सिलिंड्रिकल हो गए, ये स्फेरिकल होंगे, तो ये लाइक दैट, ये स्फेरिकल। इसलिए बिकॉज क्यों क्यों जरूरी है, क्योंकि कहता है कि जो क्लोज, अगर कोई चार्ज अगर क्लोज सरफेस में नहीं है तो गॉस थ्योरम नहीं लग सकती। गॉस थ्योरम को बोला आपने, अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चार्ज का, अगर चार्ज बाहर होगा तो क्लोज सरफेस में फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, नहीं होगा। क्या होना जरूरी है, अंदर ही, टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अगर क्लोज सरफेस में कोई डाईपोल रख दिया, मैंने क्या रख दिया जी, एक डाईपोल रख दिया जी, तो टोटल चार्ज डाईपोल का कितना हो गया, जीरो, तो फ्लक्स जीरो होगा। इफ अ क्लोज सरफेस एनक्लोजेस ए डाईपोल देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। आपके एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इन आपके अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गॉस थ्योरम और कैपेसिटेंस से क्या आएगा, आपको खाली रीजन असर्शन के क्वेश्चन ही आएंगे, असर्शन है रीजन के क्वेश्चन आएंगे। वो चार एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, और उन्हीं को आप, लेकिन बेसिक्स जब आपके पास होंगे तभी आप उनका आंसर दे पाएंगे। तो Q इज इक्वल टू जीरो। अगर टोटल, अगर एक डाईपोल रखा है तो चार्ज जीरो होगा, तो फ्लक्स भी जीरो होगा। बिकॉज क्या लिखा आपने, जो फ्लक्स है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, अगर चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। यहाँ पे 2 डाईपोल रख लिए तब भी जीरो, क्वाड्रुपोल रख दिया, 4 डाईपोल रख दिए तब भी जीरो, नेट चार्ज जीरो ही होगा। तो ये ध्यान रखना। और जब क्लोज सरफेस एनक्लोजेस 1 कूलम ऑफ चार्ज, what is the flux through, if आपके पास है b नो phi is equals to q by epsilon naught, अगर q is equals to 1 coulomb है, what is the, a closed surface encloses 1 coulomb of charge, then how many electric field line because of 1 coulomb of charge passes through that closed surface। ये पूछ सकते हैं आपके। फ्लक्स का मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फिजिकल सीख में क्या बता रहा है कि इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इन डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट एरिया। इफ एनक्लोजेस, तो क्या लिखे, phi इज इक्वल्स टू 1 divided by epsilon naught, and that is equals to 1 divided by 8.85 into 10 raised to power minus 12। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, इसका वोल्ट मीटर। कैसे, बिकॉज देखो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू ईडीएस, है ना, या इसको हम ई ए भी बोल सकते हैं कई जगह, ईडीएस ई ए। और फ्लक्स का जो यूनिट हुआ क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। क्या बन गया जी, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। ओके,
और न्यूटन मीटर जूल होता है, और जूल पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर, और जो जूल पर कूलम होता है वो वोल्ट होता है, तो वोल्ट मीटर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, एंड दैट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी एक और बात कर लेते हैं साथ साथ में। तो ये तो वैल्यू थी, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका यूनिट क्या होगा जी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का मीटर, तो दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर कूलम, एंड न्यूटन मीटर जूल, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइन टू, मतलब इसको पोटेंशियल बोलते हैं ना, इसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल का यूनिट और लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वोल्ट ही होगा। वेयरएज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट क्लोज सरफेस, दोनों का यूनिट वोल्ट मीटर ही होगा। फ्लक्स का भी वोल्ट मीटर और इसका भी वोल्ट मीटर। कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करके कर सकते हैं आप इसको। तो हम बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि जो एक कूलम ऑफ चार्ज है तो उसको आप सॉल्व करके देख लो, तो इसका मतलब आंसर ही आएगा। कितना आया? इतना आया था कि जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 1/8.85 10⁻⁻12 वोल्ट मीटर इज द आंसर। दिस इज, इसको ऊपर लेके मल्टीप्लाई करके कर लेना। ओके, लेकिन अगर डाइपोल होगा, नेट चार्ज 0 होगा, तो फ्लक्स 0 नहीं हो सकता। अब ये कहते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या क्यों पढ़ी हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके लिए हमें क्या फायदा हो सकता है? बिकॉज अब ये है कि जो गॉस थ्योरम है, बिकॉज ये दिस इज द इजीएस्ट मेथड, क्या इजीएस्ट मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू various continuous or uniform distribution of charges, इनके जहां आपके पास कूलम्स लॉ लगा करके हम आगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे कूलम लॉ की हेल्प से, अब क्या कर रहे हैं कि बिकॉज गॉस थ्योरम हमें क्या करती है, गॉस थ्योरम लगा के हम आसानी से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपके लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल करके देखेंगे, एग्जांपल है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बताया तुमने, हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। कब, क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी अगर चार्ज क्लोज सरफेस में लाई करेगा। जैसे आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सिंपली हम बोल सकते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन a big charge is uniformly distributed along the length of a wire। जैसे आप मैंने बोल दिया कि लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एनी चार्ज जो कि क्या करे कि वायर के ऊपर ये बॉडी की अलोंग लेंथ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है, अब क्लोज सरफेस तो है नहीं, अब क्या करेंगे, क्या बोला हमने कि गॉस थ्योरम में हमने कहा कि वी विल यूज गॉसियन सरफेसेस, and Gaussian surfaces are purely imaginary surface drawn around any charge in order to make the use of Gauss theorem। क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट था, मैंने क्या किया, हम चाहते हैं कि इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन कौन सा करेंगे, सिलिंड्रिकल करेंगे, क्योंकि पॉइंट चार्ज में स्फेरिकल, बाकी हर जगह सिलिंड्रिकल लगेगा। तो मैंने क्या कर लिया, ये यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया ऑफ रेडियस, देखो यहाँ पे, और इसकी लेंथ हमारे पास ऑफ लेंथ मैंने L ले लिया जी, L इज द लेंथ ऑफ इट।
आर इज रेडियस, इसका रेडियस कितना है, आर इज द रेडियस ऑफ इट। क्या किया, इस लाइन चार्ज की जो लाइन चार्ज है इसके मैंने क्या कर लिया, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। क्या किया जी, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ताकि ये जो पॉइंट पी जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको हम, तो मैंने क्या बताया, क्योंकि फ्लक्स हमने कहा कि फ्लक्स कई जगह होता है और कई जगह, जो जब मैंने ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, हमें चेक करना है कि फ्लक्स कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ कहाँ इसमें जा सकती है, कहाँ नहीं है। अब यहाँ पे निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं पॉइंट पी निकाली है, तो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। ओके, अब पहले मैंने क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में आ गया। अब नाउ वी आर एंटाइटल्ड टू मेक द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का यूज हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी नो E डॉट ds and that is equals to q divided by epsilon naught, where q is the charge distributed along the length of the body as shown। तो किसकी बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। क्या आएगी, क्योंकि अलोंग लेंथ है, अगर सरफेस होता तो सिग्मा, अगर वॉल्यूम होता तो रो, दैट इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू q। लेकिन अब क्या हुआ, इस गॉसियन सरफेस को हम सिलिंड्रिकल तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज, ये एक मैंने S1 लिख लिया, एक मैंने S2 लिख लिया, और ये S3, तीन सरफेस हो सकते हैं इसके। जैसे एक सर, एक, दो और तीन। जैसे ये बॉल पेन, ये यहां से लिख रहा है, बाकी जगह से लिख रहा है, इसका यही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है। जैसे मैं इस पेन की इसकी तरफ को, हमें देखना है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहाँ नहीं होगी। अब क्या करेंगे, पहले मैंने पूरा सिलिंड्रिकल गॉसियन आप तोड़ दिया, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, आई कैन राइट एज dividing closed Gaussian surface into थ्री surfaces हो सकते हैं मैक्सिमम। कितने हो गए इसके, सिलेंडर के तीन, एक, दो और तीन सरफेस हो सकते हैं। ये गोल वाला, एक ये वाला, एक वाला, ऐसे करके कर लिया। तो क्या होगा, तो वी कैन राइट E डॉट ds ओवर S1, E डॉट ds ओवर S2 and E dot ds over S3 and that is equals to q by epsilon naught। देखो, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इमेजिनेशन की, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब फिर क्या करो, इस S1 के भी क्या करो, एक स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस मैंने ds लिया, ds1 ले लिया S1 का, तो इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन इधर को होगी, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को निकालनी है, हमने ऊपर को निकालना। दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे। अब इसका भी मैंने एक सरफेस, इस S2 का भी एक ds2 मान लिया जी, ds2। तो यहाँ फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ भी मैंने जो S3 का भी एक ही मान के चल पड़े, दैट इज इक्वल टू, तो इसमें जो डायरेक्शन है, इसमें ये ds3, और जो फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके इधर को होगी, इसके इधर को होगी, और उसके उधर को होगी। आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को निकालनी है, और जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ को है, जो ds की जो एरिया जो ये है, ds की डायरेक्शन है वो ऐसे 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को निकालनी है, और ds की डायरेक्शन क्या है, ये ds की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी 90 का है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ E और dx की डायरेक्शन सेम है, और जहां आपने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ है, यहाँ S3 पे है। यहाँ फ्लक्स कितना हो गया, यहाँ फ्लक्स हो गया 0, यहाँ भी फ्लक्स कितना हो गया, इस पे भी, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको। अब क्या होगा, इसका मतलब है कि जो इस पे कौन सा, S1 पे फ्लक्स 0, S2 पे भी फ्लक्स कितना है, दैट इज इक्वल टू 0, S3 पे फ्लक्स है। तो क्या बन गया, इसका मतलब है कि जब हमने गॉस थ्योरम लगाई, इसीलिए गॉस थ्योरम लगा रहे थे, यही बचा, बाकी नहीं बचा। कौन सा बच गया, E डॉट ds ओवर S3 and that is equals to q by epsilon naught। अब लेकिन क्या है, E पैरेलल टू ds है, तो E कैन बी टेकन आउटसाइड, तो लिखेंगे ds
दैट इज इक्वल्स टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट, और ई एस लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। एस किसके बराबर होगा? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का क्या सरफेस एरिया, तो क्या होता है ई इंटू 2 पाई आर एल, ऐसे ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल होता है, where L is the length of the, तो किसकी बात कर रहे हैं? गॉसियन सरफेस पे आ गए। गॉसियन सरफेस क्या चाहिए? जो एरिया होगा वो गॉसियन सरफेस का ही चाहिए, बाकी नहीं, चाहे ज्योमेट्री सिचुएशन, तो गॉसियन सरफेस लेना है हमें। तो क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया, और E इज इक्वल्स टू, और E इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। लेकिन जो Q होता है लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू वाई, ठीक है, क्यू वाई एल होता है, एंड क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल के बराबर होता है, तो वी कैन राइट दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एल। एल से एल कट गया तो क्या बच गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू comes out to be lambda divided by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम्स आउट टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी इवेल्युएटेड। और क्या किया था हमने? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरह ड्रॉ किया था ताकि पॉइंट पीस की आउटर सरफेस पे लाई करे, और बाकी तो पाई तो हमने लैम्डा और आर चीजें चाहिए, तो दैट इज 1/r से वेरी कर रहा है, इससे वेरी कर रहा है। तो दिस इज कैसे आप गॉस थ्योरम का यूज हम कैसे कर सकते हैं। गॉस थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपके? इट इज द one of the best method, easiest method to find out electric field because of various continuous or uniform distribution of charges। तो हमने क्या किया? इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या लगाए कि जब आपके पास, क्योंकि यहाँ चार्ज तो था लेकिन क्लोज सरफेस नहीं था, हमने क्या किया, इसलिए दैट्स व्हाई टू मेक द यूज ऑफ गॉस थ्योरम व्हाट वी आर डूइंग, we are imaginary, we are drawing a imaginary surface around the charge। There are two type of imaginary surface, that is spherical and cylindrical। spherical तब होगा जब point charge हो, और otherwise cylindrical ही होंगे। तो thank you very much, thank you।